हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। किसका? जैव प्रक्रम परिवहन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना वीडियो को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ आप देखिए, आपका पहला क्या है? रुधिर, यानी रुधिर के बारे में जान लेते हैं। ये हर साल पूछता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी जो रुधिर है वो एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्यजनन स्तर से होता है। यानी रुधिर का उत्पत्ति यानी जन्म कहाँ से होता है? मध्यजनन स्तर से होता है, यानी अस्थिमज्जा जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है। यह हल्का क्षारीय तथा स्वाद में नमकीन होता है। रुधिर हल्का क्षारीय होता है और स्वाद में थोड़ा सा नमकीन होता है। और रुधिर का पीएच मान, यानी इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। ठीक होता है। यह एक अपारदर्शी पदार्थ है, यानी रुधिर एक क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक, अब देखिए रुधिर के घटक, यानी रुधिर के कितने घटक होते हैं? रुधिर के घटक निम्न दो प्रकार के होते हैं। रुधिर के घटक कितने प्रकार के? निम्न दो प्रकार के। पहला क्या दिया है? प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के बारे में अब हम जानेंगे। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनता है। यानी रुधिर अपने में 100% है, उसमें उसको दो भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% रुधिर का भाग होता है। इसमें 90% जल तथा 10% जलीय कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। यानी प्लाज्मा 100% होता है। प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? जल तथा 10% जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए ये आपका, अब इस दो भागों में बांटा गया। तो दूसरा देखिए, रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं। ये रुधिर का लगभग 45% भाग होता है। यानी जो रुधिराणु होता है वो रुधिर का कितना परसेंट भाग होता है? 45% भाग होता है। अब इसके बाद देखिए, मानव के रुधिराणु निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये तो मानव में जो रुधिराणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, पहले देखिए लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी। मानव के रुधिर में इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा मानव के शरीर में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? सबसे अधिक लगभग 45 से 55 लाख होता है। यहाँ पर लाख होगा, लाख होता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है। यानी रुधिराणु का लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का जो मृत्यु का जीवन काल 120 दिन तक होता है। अभी 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC। ये लाल रुधिर कणिकाएं से बड़ी होती हैं। यानी लाल रुधिर कणिकाएं से इससे ये बड़ी होती हैं। संख्या में कम 500 से 95 केंद्रक युक्त अमीबा तथा रंगहीन कणिकाएं होती है। यानी 500 से 9500 तक केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक, अब आपका एक और बचा है। ये 3 प्रकार के होते हैं, तो 1 और 2 तो हो गया। अब तीसरा देखिए तीसरा दिया है प्लेटलेट। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाए जाते हैं। यानी जो प्लेटलेट होता है वो केवल स्तनधारी के रुधिर में पाया जाता है। ठीक, मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूमीमी होती है। यानी जो मनुष्य होता है उनमें प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मीमी होती है। ठीक, इनका जीवन काल देखिए, इनकी जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। यानी इनका जो जीवन काल होता है प्लेटलेट का वो कितना होता है? 7 से 10 दिन का होता है। ये केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होते हैं। यानी जो प्लेटलेट होता है वो केंद्रक रहित, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और गोल या अंडाकार, यानी गोल होंगी या चाहे अंडाकार होंगी। ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने की क्रिया में सहायता होती है। अगर आपको चोट लग रहा है, ब्लड बह रहा है, तो वो उसको जमाने में
प्लेटलेट सहायता करता है। ठीक, ये तो आपका रुधिर पूरा खत्म हो गया। ठीक, रुधिर खत्म। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक आया है आपको, कौन सा, ये भी हर साल पूछता है, क्या, लसिका। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। यानी जो लसिका है, कोशिका की भित्ति, यानी जो कोशिका भित्ति है उसमें उपस्थित छिद्रों द्वारा, उसमें छोटे छोटे छिद्र उपस्थित है, उस छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कणिकाएं बाहर निकलती है। उसमें से कुछ प्लाज्मा निकलता है, कुछ रुधिर कणिकाएं निकलती हैं, ऊतक के अंतकोशिका अवकाश में आ जाती हैं, यानी अंतकोशिका अवकाश में आ जाती हैं। ठीक, जिसमें लसिका का यह लसिका या ऊतक सरल का निर्माण होता है, जिसमें लसिका चाहे ऊतक सरल का निर्माण होता है। यह संरचना में रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, यानी यह संरचना जो है वो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये जो क्या होता है, ये लसिका होती है वो क्या होता है, रंगीन, यानी ये इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन पाया, यानी थोड़ा सा प्रोटीन पाया जाता है। अब तीसरा टॉपिक देखिए, आपका दूसरा टॉपिक लसिका खत्म। ठीक, तीसरा टॉपिक देखिए क्या है, धमनी एवं शिरा में अंतर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर बार पूछता है। देखिए धमनी और शिरा, एक तरफ आपका धमनी और एक तरफ शिरा। देखिए ये हृदय से रुधिर को अंग की ओर ले जाता है, यानी जो ब्लड है हृदय से जो धमनी है वो रुधिर को खून को कहाँ ले जाता है, पूरे शरीर में ले जाता है, वही शिरा है। इसके उल्टा होता है, ये शरीर से विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाता है, यानी जो शिरा होता है वो पूरे शरीर से ब्लड को कहाँ लाता है, हृदय में लाता है। दूसरा देखिए, धमनी शिरा से गहरा स्थित होता है, यानी जो धमनी होता है शरीर के अंदर स्थित होता है, एकदम अंदर। ठीक, और जो धमनी होती है और शिराएं त्वचा के ऊपर, देखते हैं किसी किसी का नस बाहर तक दिखता है, वो क्या होते हैं, वो शिराएं होती है, जो धमनी होता है वो अंदर होता है। ठीक, अब देखिए तीसरा टॉपिक, तीसरा अंतर, धमनियों में पेशीय स्तर मोटा आता है, यानी जो धमनी होता है वो उसका जो पेशीय स्तर होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, और उसके ऊपर उसके विपरीत क्या जगह शिराएं में पेशीय स्तर पतला होता है। जो शिरा होती है उसकी पेशीय स्तर क्या होती है, पतली होती है। देखिए चौथा, धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, यानी जो धमनी है उसकी भित्ति है जो वो क्या होती है, मोटी होती है और लचीली होती है। और शिरा की भित्ति पतली होती है, यानी जो शिरा है उसकी भित्ति एकदम पतली होती है। ठीक, अब पांचवा अंतर देखिए, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दाब से प्रवाहित बहता है, यानी जो धमनी है तो उसमें प्रेशर बहुत होता है। ठीक, बहुत तेज प्रेशर मारता है। ठीक, और शिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहती है, यानी जो शिरा है उसमें बहुत कम दाब लगता है। ठीक, अब चौथा टॉपिक देखिए, अब देखिए चौथा टॉपिक है आपका, चौथा टॉपिक है हृदय के बारे में जानिए। हृदय के वक्ष गुहा में फेफड़े के बीच स्थित होता है, यानी जो हृदय है वक्ष गुहा के फेफड़े में स्थित होता है। ठीक, इसका अधिकांश भाग बाएं की ओर और तथा थोड़ा सा भाग उरोस्थि के दाएं ओर पाया जाता है। जो हमारा चेस्ट छाती है उसके बाएं ओर क्या होता है, हृदय थोड़ा सा ज़्यादा होता है और दाएं ओर थोड़ा कम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय का आकार, यानी जो अगर कोई स्वस्थ मनुष्य उसके हृदय का आकार किस तरह होगा, इस मुट्ठी के आकार होगा। किसका होगा, इस मुट्ठी के आकार होगा, मुट्ठी के समान के आकार होगा। ठीक, मानव हृदय गुलाबी रंग का स्पंदनशील शंक्वाकार खोखला एवं मांसल होता है, यानी जो मानव हृदय है
वो गुलाबी रंग का होता है, स्पंदनशील होता है और शंक्वाकार का होता है। और उसके अंदर वो जो होता है वो खोखला होता है और मांसल यानी मांस, सिर्फ मांस होता है, उसमें और कुछ नहीं बचा, हड्डी उड्डी नहीं होता है। ठीक। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेमी लंबा, यानी अगर कोई मनुष्य सामान्य, उसका हृदय कितना होगा, 12 से 13 सेमी लंबा होगा, तथा अग्र सिरे पर लगभग 9 सेमी चौड़ा तथा 6 सेमी मोटा होता है। यानी जो अगर कोई स्वस्थ मनुष्य चाहे, सामान्य मनुष्य, उसका हृदय 12 से 13 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा, 6 सेमी मोटा होता है। ठीक। इसका भार 300 ग्राम, ये क्या है, ग्राम है। ठीक, ग्राम होता है। मानव हृदय का जो भार है, ग्राम वजन में कितना होता है, 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली हृदयवाड़ीय कोश या हृदयावरण से घिरा होता है। जो मानव का हृदय है वह एक झिल्ली हृदयवाड़ी कोश तथा हृदयावरण से घिरा होता है। ठीक, ये दोहरी झिल्ली है, ये दोनों क्या है, दोहरी झिल्ली है। मानव हृदय 4 वक्षमीय होता है, 4 कक्षिकाएं तथा या वेश्मीय होता है, जो कि हृदय जांच या कोनोरी सल्कस द्वारा आलिंद तथा निलय में बांटा रहता है। ठीक, अब आपका 5वां टॉपिक देखिए। 5वां टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए 5वां टॉपिक, मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण। जो मानव है उसमें दोहरा रुधिर परिसंचरण किस तरह होता है, देखिए। मानव हृदय अक्षीकृत रुधिर बायां भाग, यानी जो मानव हृदय अक्षीकृत रुधिर उसमें बायां भाग और अनाक्षीय रुधिर दायां भाग में विभिन्न अंगों तक प्रभावित होता है। यानी जो मानव हृदय है उसमें दायां भाग और बायां भाग होता है। ठीक, अक्षीकृत होता है बाएं भाग में और अनाक्षीकृत होता है दाएं भाग में। ठीक, परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। यानी परिसंचरण जब होता है उसमें जो मानव हृदय है उसमें रुधिर कितने बार आता है, 2 बार आता है। इसी कारण इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जो इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, जो 2 बार रुधिर आता है, इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक, इस परिसंचरण को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। यानी जो परिसंचरण है इसको हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, 2 भागों में। ठीक, पहला देखिए फुफ्फुसीय परिसंचरण, यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण। मानव के दोहरे परिसंचरण में हृदय के बाएं आलिंद में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है। यानी जो मानव हृदय है उसके दाएं आलिंद, मानव हृदय कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो दाएं निलय में संपूर्ण अशुद्ध रक्त आता है, यानी गंदे रक्त आते हैं। आलिंद से यह अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है। यानी जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं निलय से अब कहाँ आता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है। ठीक, और दाएं निलय से फिर यह रुधिर फुफ्फुस चाप द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में पहुंच जाता है। यानी निलय में आने के बाद वो दाएं निलय से फिर किसके द्वारा, एक नस होता है फुफ्फुस चाप, फुफ्फुस दाब होता है, शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है, फेफड़ा के पास चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। ठीक, अब दूसरा देखिए दैहिक परिसंचरण। इस परिसंचरण में परिपथ में जो शुद्ध रुधिर फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। यानी इस परिसंचरण में जो शुद्ध रक्त होता है वो फेफड़े में तो शुद्ध हो गया, अब फेफड़े से कहाँ आएगा, शिराओं द्वारा हृदय में, फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आ जाता है।
यानी इस साइड वाले, इसमें इस साइड में तो अशुद्ध होता है, इस साइड में शुद्ध रक्त आ जाता है। वह शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में चलता है, यानी जो देखिए ये 4 भाग होता है, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले, इसमें इन दोनों में तो अशुद्ध रक्त अभी फेफड़ा से इसमें आ गया आलिंद में, अभी इसके बाद नीले में जाएगा। ठीक, नीले में तो चला गया, देखिए बाएं नीले में पहुंचता है, यानी इसमें इस भाग में आ गया है। ठीक, और दैहिक महाधमनी या कैरोटिक को सिस्टोमिका चाप द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है, यानी इसके बाद इसमें 2 चाप लगता है, कौन, महाधमनी और या कैरोटिक चाप, ठीक, के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। ठीक, ये खत्म हो गया। अब देखिए 6वां टॉपिक, रुधिर एवं लसिका में अंतर। ठीक, आपका यहाँ पे है, ये रुधिर है, ठीक, ये क्या है, लसिका है। ठीक, एक तरफ आपका रुधिर, एक तरफ लसिका। ये देखिए इसमें WBC की संख्या कम होती है, यानी रुधिर में WBC की संख्या क्या होती है, कम होती है, और वही लसिका में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, यानी इसमें WBC की संख्या अधिक होता है। ठीक, और दूसरा देखिए, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, यानी जो रुधिर है उसमें लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। देखिए तीसरा अंतर, ऑक्सीजन तथा पोषण पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में ऑक्सीजन पाया जाता है, पोषण पदार्थ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और लसिका में उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसकी अपेक्षा लसिका में अत्यधिक होता है। चौथा अंतर देखिए। ठीक, चौथा देखिए, इसमें विलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, इन जो रुधिर है उसमें विलय प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, और रुधिर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। और लसिका देखिए, इसमें अविलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, यानी जो इस लसिका है इसमें अविलय यानी जो कभी घुलेगा नहीं, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है। लिम्फोसाइट्स, और जो लसिका है उसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। ठीक, इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है, किसमें, लसिका में। ठीक, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हम लोग यहीं पर रोक देते हैं वीडियो को। अगले वीडियो में आपका एक और टॉपिक बच रहा है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है वो अगले वीडियो में हम करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।